हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर रेस्टोरेंट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारी देसी रियासत यानी कि जो राजाओं का जो क्षेत्र था उसको कैसे एकीकृत किया गया, यानी कि किस प्रकार अपनी जो है उसे भारत में एक निश्चित आकार के रूप में भारत को किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक निश्चित आकार प्रदान किया, किस प्रकार उसे पाकिस्तान में मिलने से बचाया और कौन कौन ऐसे राज्य थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उसकी क्या क्या तकनीकें अपनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, क्या क्या कूटनीतियाँ अपनाई गई थी। बहुत ऐसे राज्य थे जो चाहते थे कि वे अपना अलग राज्य बनाए, अलग देश बनाए, उसको भी रोका गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और उन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त करी। और इसमें क्या कठिनाई आई और इसका क्या समाधान निकला, इसके सारे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है बात करते हैं कि ये जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन के आता है हमारे सेमेस्टर 5 में, और उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और इसके बाद मैं जो हूँ उसका ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस उसको भी मैंने आंसर की करके डाल दूंगा आज ही, या फिर कल एग्ज़ाम होने वाला है जिसका। तो आप लोग जल्द से इसे देख लें और शेयर कर दें जितनी हो सके अपने दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो है यानी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रों का जो एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो है ये। तो साथियों अभी जो हम लोग देख रहे हैं अपना मैप इंडिया का जो इस प्रकार कुछ है, यहाँ से जो आप लोग लेके देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ये जो है हमारा कश्मीर से लेकर के यहाँ जो है कन्याकुमारी तक, और ये जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो यहाँ पे ऐसी नहीं थी, ठीक है। इसकी कुछ भाग जो थी यहाँ का वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले। फिर आंध्र प्रदेश का एरिया जितना था वो चाहता था कि अलग राज्य बनाए। गुजरात का जूनागढ़ जो था वहाँ भी प्रांतीय शासन थी, राजाओं का शासन थी, वो चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान में मिले। और भी ऐसे बहुत सारे एरिया जो है मध्य प्रदेश का भोपाल भी चाहता था कि मैं एक अलग राज्य बनाऊँ। तो ऐसे कई ऐसे एरिया जो है हमारे इंडिया में तो चाहते थे कि वो जो है अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बनाए। क्योंकि देखिए जब लॉर्ड माउंट बेटन ने एक जो है योजना पारित करी थी, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके तहत जो है उन्हें छूट, सभी राज्यों को छूट दी गई थी। जब वो भारत छोड़ के जा रहे थे तो सभी राज्यों को ये छूट दी गई थी कि वे अपने स्वतंत्र राज्य चुन सकते हैं या फिर वे चुन सकते हैं कि किस राज्य में जाए, उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है। तो बात आती है कि ये जो है देश में मिलाया कैसे गया और इस पर क्या संघर्ष हुई, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस संघर्ष के पीछे कौन था, इसके क्या एफर्ट लगाई गई, क्या कूटनीतियाँ अपनाई गई और क्या क्या उन्हें स्पेशल छूट दी गई ताकि वो भारत में शामिल हुए, और इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग टोटल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा, और ये भी देख सकते हैं अभी जो हमारा है वर्तमान भारत, ठीक है। तो चलिए आज जानेंगे इस सिख के बारे में, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात देसी राज्यों यानी कि जिसे रियासत भी कहा जाता है का एकीकरण कैसे हुआ। एकीकरण मतलब जुड़ाव कैसे हुआ, देश में मिलाया कैसे गया, ठीक है, एकजुट कैसे कराया गया। तो चलिए इसका पहले परिचय हम लोग की बात करते हैं। परिचय क्या, थोड़ा बहुत परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है। पहला आते हैं भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को जो है एक विकल्प दिया, यानी कि एक ऑप्शन दिया कि वह भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकती है, ठीक है। या एक स्वतंत्र संप्रभु का अर्थ हम लोग जानते होंगे, जिसमें प्रस्तावना में भी आता है। तो संप्रभु का अर्थ होता है कि अपनी शक्ति जो है अपने पास स्वयं रखना, किसी दूसरे देश के अधीन ना होना, ठीक है। तो यही है। तो इसका अर्थ होता है कि इसके बाद आते हैं हम लोग, इसका कहा गया कि या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती है, यानी कि कोई भी राज्य जो है दूसरे में मिल सकती है, भारत या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक स्वयं एक संप्रभु राज्य बना सकती है, ओके। ये जो है किसके द्वारा दिया गया, आप लोग यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दिया गया इसको छूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा जो है रियासतें थी, समझ सकते हैं 500 से ज़्यादा राजाओं का जो है था क्षेत्र था, जिसमें से 48% भारतीय क्षेत्र था। मतलब 48% यहाँ का अर्थ है कि पूरे जो है इंडिया की जो है टोटल जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल जितनी भी एरिया है अभी जो भी है 32,86,000 कुछ है ऐसा करके एरिया। तो
मीटर स्क्वायर में, तो उसका 48% भाग, 48% भाग जो था देसी रियासत में था। और अभी उस समय जितनी जनसंख्या थी उसकी जो है 28% जनसंख्या इस 48% क्षेत्र में निवास करती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग थी, ठीक है, जिसका 48% भाग क्षेत्रीय था और 28% जनसंख्या को कवर करती थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, ठीक है। क्या कहा गया है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का हम बात अगर करें तो यहाँ क्या था कि ये रियासतें जो है वैधानिक रूप से, यानी कि जो कानूनी रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश काल में चल रहा था ना शासन, उसके भाग में नहीं थे, लेकिन मतलब उसके अधीन नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो है उस पर मतलब कब्जा नहीं करा गया था ब्रिटिश द्वारा। तो लेकिन जो है ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थे। मतलब एक होता है ना कि अधीन नहीं था एक नाम का, ठीक है, लेकिन वास्तव में उन्हीं की बात मानती थी, ठीक है, और उन्हीं के अनुयायी थे, कि उन्हीं का बात मानते थे, वो शासन करते थे, इसी के दौरान जो अंग्रेज बोलते थे वही करते थे, ठीक है। ये जो राजकीय जो शासन था, राजाओं का जो शासित देश था, ठीक है, वो लोग, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये रियासतें राष्ट्रवादी प्रवृत्ति एवं अन्य औपनिवेशिक शक्तियाँ के उदय को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार के लिए सहायक रूप में थी, जो थी ना, कोई भी मतलब जो है प्रशासन करने में, इस सब में जो है सहायक रूप में थी ये जो रियासतें। देसी रियासत का आप लोग अर्थ समझ चुके होंगे कि जहाँ पर राजाओं का शासन हो उसे देसी रियासत कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या थे कि राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ, मतलब जितनी भी जो है ना आंदोलनकारी वगैरह, इस सब को दबाने में, इस सब ब्रिटिश सरकार के लिए जो है सहायक रूप में थी। ब्रिटिश सरकार जो बोलते थे उसकी कठपुतली थी, वही करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले प्रधानमंत्री थे। एक सेकेंड। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, जिसको वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। किसको कार्य सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष उसे क्यों कहा जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ है और ये रहा। तो राजाओं के बीच जो है राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर, समझा, आप लोग समझ सकते होंगे कि राष्ट्रवाद का जो है भावना नहीं हो रहा था। अराजकता की संकटता जताते हुए पटेल ने राजाओं और भारत में शामिल करने का संभव प्रयास किया। बहुत कोशिश किया कि चलो शामिल हो जाए इसमें, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने प्रीवे पर्स नामक एक जो है, प्रीवी पर्स के बारे में आप लोग सुना होगा। प्रीवे पर्स क्या है? एक भुगतान जो शाही परिवार को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने के लिए दिया जाता है। भुगतान मतलब कोई पैसा दिया जाता है कि आपको इतना पैसा दिया जाता है, आप भारत में जो है विलय पत्र में शामिल कर दीजिए और भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है। कि अवधारणा को ही पुनर्स्थापित किया, मतलब प्रीवी पर्स जैसन अवधारणा को लाया ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इसको काम सौंपा गया था कि एकीकरण का। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहता है कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, ठीक है, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, तो कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता दिया जा चुका है। अब आते हैं कि कौन कौन से एरिया ऐसे थे। देखिए, पहला एरिया जो है हमारा त्रावणकोर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इंटरेस्टिंग है इसमें जानना कि इसमें क्या क्या करा गया, क्या क्या विधियाँ अपनाई गई जिससे यह शामिल हुई, और जानने में इंटरेस्टिंग है कि अपना देश का निर्माण कैसे हुआ, ये जानना कौन नहीं चाहता है। तो आप लोग एंड तक बने रहें, सारे जो है जानकारियाँ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा मिलेगी कि आप लोग किसी को भी आराम से समझाया जा सकता है आप लोगों के द्वारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो त्रावणकोर एक जगह था, ठीक है। इसकी क्या थी, यहाँ फिर देसी रियासत थी, ठीक है। यह जो है दक्षिणतम तटीय थी, यानी कि जो तमिलनाडु एरिया दन होता है ना, कर्नाटक वगैरह इधर का एरिया था। दक्षिणतम तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिन्हें भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। मतलब पहला राज्य था जिन्होंने इनकार करा, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे राज्यों ने इसको देखा देखी में इनकार करने लगा कि हमको भी अलग राज्य चाहिए, हम भी ये करेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, भारत में नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रावणकोर का क्या मामला है, ठीक है। इसने इनकार किया था कांग्रेस के राष्ट्रीय जो नेतृत्व, उस समय कांग्रेस का शासन था, तो उसमें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो था प्रीवियस पर्स का उल्लंघन किया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर सीपी अवेयर, ठीक है, वहाँ के त्रावणकोर के दीवान थे, ठीक है। दीवान मतलब
जानते हैं, मुख्य सैनिकों के रूप में, ठीक है। ये यूके के सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी, ठीक है। यूके की सरकार, यूके यानी कि ब्रिटेन की सरकार के साथ गुप्त संधि कर ली थी और सरकार का स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी, ठीक है। यूके की सरकार जो है त्रावणकोर की स्वतंत्रता चाहती थी कि स्वतंत्र रहे यह। क्यों चाहती थी? क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक एक खनिज से समृद्ध था, ठीक है। अब देखो, यूके मदद करेगा तो कुछ मांगेगा तो मोनोजाइट जो है एक तत्व है, उससे यह संपन्न था। कौन? त्रावणकोर, जो कि दक्षिणतम एरिया में आता है भारत के, ठीक है। उसमें जो है समृद्ध था, जो कि ब्रिटेन को जो है, अच्छा, मोनोजाइट किस में काम आता है? नाभिकीय हथियारों, यानी कि यही परमाणु ऊर्जा वगैरह वगैरह में आता है काम, ठीक है। तो नाभिकीय हथियारों की दौड़ में उसको अब क्या करता था, अंग्रेज लूटता था, जिस राज्य में गया वह लूटता था वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मोनोजाइट था तो ये इसको मदद करता त्रावणकोर को, और वहाँ से मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट को ले लेता वहाँ से और अपने देश ले जाता और वहाँ पे जो है नाभिकीय न्यूक्लियर हथियार बनाता और इसमें आगे बढ़ काफ़ी मतलब यूजफुल होता ब्रिटेन के लिए। इसीलिए ये जो है त्रावणकोर के सपोर्ट में था कि आप लोग स्वतंत्र रहिए, आपको सेना चाहिए तो मैं दूंगा, और फिर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, ऐसे करके लुभावना जो है लालच देता रहता था त्रावणकोर को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन केरल समाजवाद पार्टी के एक सदस्य द्वारा, ठीक है, केरल में एक समाजवाद पार्टी था, उसके एक सदस्य द्वारा हत्या के असफल प्रयास, मतलब कह सकते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही दिमाग लगाया होगा कि जाके जो है दीवान उसको मारने का प्रयास करो ताकि वह डरे। और इसी कारण क्या हुआ, अय्यर जो कि वहाँ का दीवान थे, जो कि अंग्रेज़ों के साथ शामिल थे, उसने क्या किया, भारत से जुड़ने का फैसला किया अपने मौत के डर से। कब? डेट क्या था? 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। तो समझ में आ गया त्रावणकोर का मामला। त्रावणकोर जो था, कुछ पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। त्रावणकोर जो था प्रथम रियासत था, ठीक है, जो इसने मना किया था। अब मना करने के बाद क्या है, इन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाया था। अंग्रेज इसको मदद कर रहा था मोनोजाइट के लिए, मोनोजाइट खनिज के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसको मृत्यु का जो है एक बार प्रयास किया गया मारने का, ठीक है, लेकिन असफल रहा, जानबूझ के असफल रहा, क्योंकि उसे डराने का उद्देश्य था, मारने का नहीं। तो क्या हुआ, डर से इन्होंने 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर जो है विलय पत्र पर शामिल हो गया और इंडिया में शामिल हो गया और एकीकरण में भाग ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन था, तो नेक्स्ट था जोधपुर। जोधपुर भी एक राजाओं का शासन था उस समय, ठीक है। अब इसकी क्या कहानी है, जोधपुर में क्या हुई और क्या इसको करनी थी हमें और कैसे शामिल करी गई, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जोधपुर था एक राजपूत रियासत था। राजपूताना लोग ज़्यादा रहते हैं राजस्थान में, आप लोग जानते हैं। जहाँ का राजा भी हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या भी जो थी ना हिंदू था, ठीक है। असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था, पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। हिंदू भी था लेकिन फिर भी पाकिस्तान। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या था पाकिस्तान की ओर झुकाव रखने का, कि हम लोग पाकिस्तान में क्यों मिलेंगे। युवा यहाँ का जो है ना राजा जो था सो युवा था, अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह जिसका नाम है। यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा, यानी कि जितनी जो सीमा जो है वो ज़्यादा लगती है, तो हम लोग पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो है सौदेबाजी कर सकेंगे कि हम लोग सीमा ज़्यादा लगता है तो हम लोग को जो है छूट दीजिए, ऐसा दीजिए वैसा दीजिए, वरना हम इंडिया के साथ शामिल हो जाएंगे, हमको ज़्यादा लाभ। ये सोचा कि हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, जिन्ना जानबे करते हो, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे, जिन्ना ने ही भारत को इधर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान थी, पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का प्रस्ताव जो थी किया था और सभी राज्यों को जो है भड़काना चाहते थे। जिन्ना ने क्या किया, वहाँ के जो महाराजा थे जोधपुर के, अभी जो बताया धनवंत सिंह, उसको क्या किया, अपनी सभी मांगों को एक कोरक पेपर दे दिया, ठीक है, और कहा कि आप लोग सूचीबद्ध कर दीजिए, अनकी पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, और हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया, ठीक है, अपने हस्ताक्षर करके दे दिया। बोला बोल जो चाहिए आपको बोलिए इसमें। तो इन्होंने लिखा भी था कि इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियार के निर्माण और आयात के लिए कराची बंदरगाह तक मुफ्त का प्रस्ताव, यानी कि कोई भी कर नहीं लेगा, आप लोग कराची बंदरगाह तक आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी कर नहीं लेगा आप पर। आप लोग क्या कर सकते हैं, कृषकों की सहायता, आप लोग सैन्य रख सकते हैं, आप लोग हथियार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लुभावने के लिए जो है जिन्ना ने दिया, ठीक है, इसको जोधपुर के राजा धनवंत सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कौन, हमारा पटेल साहब। अभी जान गए कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अब इस पर प्रतिक्रिया क्या रहा पटेल साहब का, पटेल साहब ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों और प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल साहब और भी दिमाग लगाया, कहा कि और भी ज़्यादा इसको लालच कर रहा है तो इसको लालच ही देते हैं। पटेल ने आश्वासन किया कि हथियारों के आयात को अनुमति होगी, मतलब आप हथियार मंगा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। और जोधपुर की जो काठियावाड़ है,
काठियावाड़, काठियावाड़ जानते हैं गुजरात में, गुजरात से लेकर जो है रेल के माध्यम से जो है जोड़ा जाएगा इसको, ठीक है। आपका जोधपुर को जोड़ा जाएगा रेल के माध्यम से, और साथ ही अकाल के दौरान जो है अनाज आपको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। अकाल अगर पड़ गया उन्हें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जोधपुर राजस्थान एक एथी है, एक मरुस्थलीय एरिया है, और इस पर आप लोग अगर ध्यान देते हैं मरुस्थलीय एरिया में क्या होता है, कई बार आप सूखा पड़ता है तो वहाँ पे अनाजों की जो है आपूर्ति नहीं हो पाती है अच्छे ढंग से। तो हमारे जो पटेल साहब थे उन्होंने कहा कि अनाज आपको आपूर्ति फ्री में दी जाएगी, एक रेल लाइन से कनेक्ट की जाएगी ताकि आपका आवागमन सुगम हो और आप लोग बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ सकेंगे, आप लोग और ज़्यादा विकसित हो सकेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास तो उतनी औकात थी नहीं, तो वो लोग इतनी कुछ नहीं दे पाती, रेल लाइन क्या बिछाएंगे, उन लोग खुद अपने यहाँ इंडिया से पैसे लग गए थे, तो उन लोग तो दे नहीं सकता था इतना। उन्होंने केवल क्या कहा था कि आप लोग कराची बंदरगाह तक आ जा सकते हैं, कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ इंडिया में कर तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको ऊपर से दिया जाएगा और लालच दिया, ठीक है, पटेल के द्वारा, कि आप लोग के जो है रेल लाइन बिछाया जाएगा, और क्या करेगा, अकाल के दौरान आप लोगों को खाना अनाज की आपूर्ति भी की जाएगी, वो भी फ्री, ठीक है। तो इसके लालच में क्या हुआ, 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह, ठीक है, धनवंत यहाँ होगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार जोधपुर भी जो है रियासत का भारतीय अधिकार में एकीकरण हो गया, जोधपुर का भी, ठीक है। अब दूसरी राज्य आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है भोपाल। भोपाल क्या हुआ, यह एक ऐसा रियासत था जिसमें संप्रभु स्वतंत्रता रहने की घोषणा की। संप्रभु मतलब स्वतंत्र रहेगा, अपनी शक्ति अपने पास रखेगा, कहीं कहीं भी शामिल नहीं होगा। अब भोपाल तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ है, मध्य प्रदेश के पास, यह है इंडिया का मैप, मध्य प्रदेश बीच में है। अगर कोई भी राज्य, ये जो है ये एरिया, कोई भी राज्य अगर चाहेगा कि वह अकेले रहे, क्या पॉसिबल है? इंडिया इधर से है, इधर से है, इधर से है, कभी ना कभी इस पर हमला करेगा, सट के एक बार सैन्य कार्रवाई करेगा, सट के वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है सबसे खराब नीति थी क्या, भोपाल की, ठीक है। तो इसने क्या किया, कहा कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, संप्रभु रहेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे हस्ताक्षर। तो यहाँ एक मुस्लिम नवाब था, ठीक है, इसीलिए चूतिया रहता है, सॉरी यहाँ पे हमें बोलनी नहीं चाहिए। तो इसका जो है हमीदुल्ला खान जो है अधिसंख्यक हिंदू थे, ठीक है, जनसंख्या पर शासन करता था, ठीक है। अधिसंख्यक हिंदू था, यानी हिंदू ज़्यादा था, और जो है वहाँ के राजा थे हमीदुल्ला खान जो कि मुस्लिम थे, और यहाँ पर हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो वह मुस्लिम लीग का करीब मित्र था, क्योंकि राजा जो थे मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग के करीबी मित्र थे जिन्ना साहब के। तो ये लोग भी चाहता था कि उनको भड़का दिया होगा कि आप लोग इंडिया में, जबकि अभी आप लोग देखेंगे कि मुस्लिमों की कितनी, मतलब अभी के सरकार में, अब पहले भी काफ़ी, मतलब इतने लोग जो कि अभी वर्ल्ड का 1/3 पार्ट जो है मुस्लिम जो है इंडिया में निवास करती है, जबकि यहाँ कोई वैसा नहीं हो रहा है, सबको बढ़ने का जो है एक समान अवसर प्रदान की गई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भड़काऊ भाषण के कारण उस समय जो है कूटनीति चलती थी ना, तो वह मुस्लिम लीग के करीबी मित्र था, इसलिए चाहता था कि उसको भड़का दिया कि आप लोग स्वतंत्र रहिए। जिन्ना ही जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि ताकि अगर कभी वो भारत पे अटैक करे तो इन सब से उसकी मदद मिल सके, अगर वहाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हालांकि उसने जो किया, क्या माउंट बेटन को एक पत्र लिखा था कि हमें क्या करनी चाहिए, ठीक है। माउंट बेटन जिसने ये अधिनियम पारित करी थी 1947 वाला, ठीक है, तो उसको एक पत्र लिखा कि हमें क्या करनी चाहिए, रियासत चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे, उसने पत्र लिखा कि मुझे स्वतंत्र रियासत चाहिए। किंतु माउंट बेटन ने जवाब दिया कि देखो बाबू, उसे उत्तर देते हुए कहा, देखो बाबू, कोई भी शासक नहीं चाहेगा कि अपनी नज़दीकी राज्य से जो है बना के रखे, दुश्मनी मोल बना के रखे, ठीक है। तो वो तो बीच में था, भारत के बीच में था, भोपाल बीच में है मतलब, तो उसको साफ साफ ये दिया गया एडवाइस, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, उसने जुलाई 1947 को, जब अधिकांश राजाओं ने शामिल होने का निर्णय ले लिया था कि अब भारत में हम लोग शामिल हो जाएंगे, तो अंततः क्या हुआ, भोपाल के नवाब ने भी सोचा कि यही अच्छा रहेगा, इसको जो है हस्ताक्षर कर देता हूँ। अब मेन एक आता है राज्य, जिसमें हैदराबाद काफ़ी पेचीदा रहा है, इसकी हिस्ट्री आप लोग जानेंगे तो यहाँ पे काफ़ी दंगे फसाद भी हुए हैं, तो इसको शामिल करने के लिए काफ़ी दंगे फसाद हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है इसमें, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। हैदराबाद क्या था कि यह एक रियासत था, ये भी एक रियासत था, सबसे बड़ी एवं समृद्धशील यानी कि पावरफुल थी रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। दक्कन पठार आप लोग जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर इधर से जितनी भी नीचे वाली एरिया है, कर्नाटक तक कहेंगे तो उधर दक्कन का पठारी कहलाता है। तो इस रियासत की अधिक संख्या जो थी हिंदू थी, ज़्यादा संख्या हिंदू की थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निज़ाम मीर उस्मान अली, ठीक है, इसका शासन था। निज़ाम मीर उस्मान अली, ये नाम याद रखिएगा, आगे काम देगा, ठीक है। निज़ाम मीर उस्मान अली क्या था, एक मुस्लिम शासक था, जहाँ पे और हैदराबाद में क्या था, ज़्यादा संख्या किसकी थी, हिंदू की थी। तो इसमें क्या हुआ
इसमें एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, ठीक है, हैदराबाद में। और ये चाहता था कि हम लोग की भाषा भी अलग है थोड़ी, उधर देखेंगे साउथ में थोड़ा भाषा अलग है, तो वो लोग चाहता था कि एक स्वतंत्र राज्य ही हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसने जिन्ना से मदद मांगा कि जिन्ना जो प्रधान यहाँ के पाकिस्तान के जो थे, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल पाकिस्तान में जो है जिन्ना की मदद का आश्वासन किया कि जिन्ना से मदद का आश्वासन किया, कहा कि मदद चाहिए हमको अपने एक स्वतंत्र राज्य बनाने में। इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कसमकस उलझने समय के साथ मतलब बढ़ने लगी, टेंशन बढ़ने लगी वहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी एक समस्या खड़ी होगी, भारत की जनता के लिए, क्योंकि अगर एक मुस्लिम शासक अगर रह जाए उस समय के काल में, धार्मिक जो है कुछ ज़्यादा ही चल रही थी, ठीक है, अनबन। तो अगर एक मुस्लिम शासक वहाँ का शासन अलग राज्य बना ले तो वहाँ के जितने अधिकांश जो हिंदू है उस पर तो अत्याचार ही होगी, और ऊपर से ये लोग हथियार भी तो काफ़ी हो गई, ठीक है। हथियार भी काफ़ी मंगाते थे यूरोप से, ये लोग जो है हैदराबाद के लोग काफ़ी यूरोप से हथियार मंगाते रहते थे, ठीक है। तो पटेल ने एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदन भी करा, उसको धमकियां भी दी गई कि ऐसा वैसा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और मानस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो निजाम मानस उसका नाम है, अभी हम लोग पढ़ें उस पर, लेकिन ये सब धमकियां और निवेदन भी करा गया कि आप लोग शामिल हो जाइए, ऐसा ऐसा है, आप लोग ऐसा ऐसा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं मान रहे थे। तो कोई असर नहीं पड़ा उसने लगातार यूरोप से हथियार आयात करने जारी रखी, क्योंकि वो जानता था कि आगे काम देने वाला हम लोग को लड़ना ही है, अलग स्वतंत्र बनने के लिए लड़ाई चाहिए, शुरुआत के तौर पर ऐसा माना जाता था। तो आगे बढ़ते हैं, हथियार का इंपोर्ट जो है जारी रखा, ठीक है, हैदराबाद के लोग, और तन बन जो है जितना भी है वो बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा। तो परिस्थितियाँ तब बहुत ख़राब हो गए जब सशस्त्र कट्टरपंथियों, अब शस्त्र जो उन लोग मंगाते थे, उन लोग जो है ना, हैदराबाद के हिंदू प्रजा के खिलाफ जो है हिंसक वारदातें शुरू कर दी गई। आप लोग कई सुनते होंगे कि हैदराबाद में दंगा हुआ था उस समय, पूरा खतरनाक वाला। तो क्योंकि उन लोग हथियार मंगा रहे थे यूरोप से, तो उन लोग क्या करें, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात पता चली हमारे वल्लभ भाई पटेल को, तो 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चला गया, आप लोग सुने होंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में। तो उन्होंने एक ऑपरेशन पोलो में क्या किया कि सिविल ड्रेस में जो है ना, भारतीय सैनिकों को सिविल ड्रेस में, ताकि वहाँ की जनता और उग्र ना हो जाए, अगर आर्मी डाल देगा, और वहाँ पे काफ़ी हथियार भी मंगा ले चुके थे, अगर एक बार ही करेगा हमला, उस पर एक साथ कर देगा आर्मी के पोशाक में और हमला कर देगा, तो एक तो फ्रंट वार हो जाएगा कि लड़ाई हो जाएगा और काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। तो उन लोगों को पता भी ना चले, इसीलिए उन लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा कि सैनिकों को जो है, भारतीय सैनिकों को सिविल ड्रेस में पहना दिया, जैसे वहाँ के जनता रहते थे उस समय, हथियार दे के मतलब दिया भेज बहुत सारा, ठीक है, हैदराबाद में। कहाँ भेज दिया, हैदराबाद में। और क्या किया, जितनी भी उग्रवादी थे, जितने भी वहाँ के थे, मतलब कर रहे थे सब अत्याचार वगैरह, मार के दिया खत्म कर सबको, सैनिकों ने, ठीक है। और 4 दिन तक यह जो है सशस्त्र संघर्ष चला, ठीक है, 4 दिन तक। और उसके बाद क्या हुआ, भारत का अभिन्न अंग बन गया यह हैदराबाद को। तो तगड़ा यहाँ पे हुआ था, ये थी क्या कह सकते हैं उसको, कन्फ्रंट वार हुआ था यहाँ पे, और काफ़ी दिमाग लगाया गया था, वरना जो है जो ये दंगा फसाद और बढ़ सकता था। अगर सीधा अगर छेड़ता ना, तो भारत को नुकसान भी काफ़ी होता, क्योंकि एक लड़ाई में जो है ना सबसे ज़्यादा वहाँ के इकोनॉमिक को प्रभावित करता है किसी भी देश को। तो ये भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसी समय से इतनी ख़राब स्थिति हो गई थी भारत की क्या, पाकिस्तान की भी, सभी की, मतलब इकोनॉमिक इतनी बदतर थी कि इसीलिए जो है खाने को तक नहीं आता था। इसीलिए काफ़ी क्रांतियाँ भी चली गई उसमें, हरित क्रांति वगैरह ये सब जितनी भी देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बाद में निजाम जो है उसका नाम था, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इसको क्या, आत्मसमर्पण करने के बाद भी, ताकि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना हो, इसलिए पटेल भाई ने क्या किया, आत्मसमर्पण करने के बाद निजाम को क्या किया, उसे पुरस्कृत करा और वहाँ के हैदराबाद का गवर्नर भी बना दिया गया, ठीक है। जबकि इसको हराया गया था और चाहता तो ये इसको जेल में भी डाल सकता था, लेकिन वहाँ पे दंगा फसाद ना हो इसलिए दिमाग लगाया और उसको गवर्नर भी बना दिया और उसको पुरस्कृत भी करा कि इसने देश के एकीकरण में भाग लिया है या फिर बढ़ावा दिया है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट राज्य, ठीक है, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा मैप के जरिए दिखाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा जो है माइंड में फिगर बनेगा ना तो और ईजी लगेगा। जूनागढ़ ये हमारा गुजरात है, ठीक है। और यहाँ पर था जयपुर, क्या था, जोधपुर, सॉरी। तो जोधपुर चाहता था कि यहाँ ज़्यादा सीमा लगा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जाएंगे। यहाँ भी यही बात था, जूनागढ़ जो है यहाँ का, वो लोग चाहता था कि ज़्यादातर समुद्री एरिया जो इधर है सब पाकिस्तान का ही साथ लगा है, तो हम लोग को भारत से कुछ खास ज़्यादा फायदा होगा नहीं, जो कि पूरी तरह गलत है। जो कि ये लोग जो है पाकिस्तान जाना चाहता था, यहाँ जूनागढ़ भी। और ये सब एरिया आप लोग देख सकते हैं, दक्षिणतम एरिया जितना भी है, इसके नीचे जो है ना पठार कहला जाता है, ठीक है।
मालवा कब था, तो इधर जो है जितना भी एरिया था ना हैदराबाद था, यहीं पर जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। दिल्ली से यहाँ पे कहा कि जाओ, सैनिकों भेज दिया गया वल्लभ भाई पटेल ने, और गया और मार के इसको शामिल कर लिया गया। उसी प्रकार यहाँ मध्य प्रदेश को भी जब सभी राजाओं ने देखा कि कर लिया, तो सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश के जो था भोपाल, वहाँ के भी राजाओं ने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रावणकोर भी यहाँ पे देख सकते हैं, त्रावणकोर इस एरिया में था। त्रावणकोर भी नहीं चाहता था कि हम शामिल हों, लेकिन इसको भी शामिल करा लिया गया था। अब आता है हैदराबाद जैसे चीज़ हो गया दंगा फसाद। अब आता है जूनागढ़। जूनागढ़ एक इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जूनागढ़ जो है हमारा गुजरात में है। वो क्या कहता है कि गुजरात के दक्षिणतम पश्चिमम स्थिति एक रियासत जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी एवं राजा मुस्लिम था। वहाँ भी सेम केस है। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खानाजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, क्या तर्क दिया अपनी जनता को कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए हमें पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। बेवकूफ़ी मतलब कहीं से घट नहीं रही है इन लोगों की। उसके बाद क्या होता है, दो राज्यों के शासक मंगरोल और बाबरी यावाड़ जो कि जूनागढ़ के अधीनस्थ थे, यानी कि जूनागढ़ के गुलाम थे, उन्होंने प्रतिक्रिया के स्वरूप कहा कि हम लोग जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हम लोग भारत में शामिल होंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या किया, अनुक्रिया करा। जूनागढ़ के राजा नवाब से सैन्य बल, जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने क्या करा, सैन्य बल भेज दिया और ये दोनों राजाओं को पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पूरी तरह से, और शामिल कर लिया अपने आप। अब ये राजाओं जो थे भारत की सरकार पर जो है गुहार लगाई कि हमको मदद चाहिए। ठीक है, तो पटेल साहब पर गुहार लगाई कि हमको मदद चाहिए। तो ये जो राजा थे भारत सरकार से मदद मांग की अपील करी। अब क्या होता है, क्या रिएक्शन आता है पटेल साहब का, देखते हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ में जो वो सब हुआ था, बारवाड़ी क्या था राजाओं, उन लोगों को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जूनागढ़ के राजाओं द्वारा, नवाब द्वारा उन लोगों ने मदद मांगी। तो क्या इसका प्रतिक्रिया रहा भारत के थी, भारत के राजाओं को, भारत के शासक पटेल साहब हम लोग कह सकते हैं, वो मुख्य है। ठीक है, तो भारत सरकार मानती थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे भयावह हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जनसंख्या जो थी हमारी हिंदू थी। अगर शामिल होने की अनुमति दे दी गई जूनागढ़ को, तो जो है और भी ज़्यादा जो है स्थिति खराब हो जाएगी। तो साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि 80% जो था जूनागढ़ का, वो 80% हिंदू था, इस फैसले को स्वीकार नहीं करती थी कि हम लोग पाकिस्तान में जाएं। ठीक है, उन लोग चाहते थे कि भारत में ही रहें। तो इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह के लिए विलय मुद्दे को प्रस्ताव भेजा। ठीक है, जूनागढ़ के नवाब को क्या भेजा हमारी भारत सरकार ने, एक जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है कि वोटिंग कराना। ठीक है, कि कितनी आपकी कितनी प्रजा चाहती है कि पाकिस्तान में जाए और कितनी प्रजा चाहती है इंडिया में आए। अगर 50% से ज़्यादा प्रजा चाहेगी कि इंडिया में आए तो इंडिया जाएगी, और 50% से ज़्यादा जनता चाहेगी कि पाकिस्तान जाए तो वह राज्य पाकिस्तान जाए। ठीक है, तो ये बात जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आसानी से समझते थे कि भाई ज़्यादा संख्या हिंदू की है, हिंदू चाहता कि यहाँ रहे। और ये बात जिन्ना साहब भी समझते थे कि अगर ऐसा कराया गया तो जो है इंडिया में शामिल हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, तो क्या करा जिन्ना साहब, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयला आपूर्ति को रोक लगा दिया। देखो पटेल साहब क्या करें, दिमाग लगाएं कि पहले तो प्रस्ताव भेज दिए पाकिस्तान को कि जाके ये जो जाएगा जनमत संग्रह कराना चाहिए, और प्रस्ताव के साथ साथ जो भी कोयला और ईंधन जाता था गुजरात के लिए वो कट कर दिया गया पावर। ठीक है, सप्लाई लाइन कट कर दिया गया ताकि उसको और दिक्कत हो, और वो चाहेगी कि भारत, और पाकिस्तान देने के लायक था नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, पाकिस्तान जो है भारतीय सेनाओं को वापसी की शर्त में साथ, ये जिन्ना साहब जो थे वो क्या कहें कि सॉरी एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने। क्या हुआ ना, जो दो राज्य शासक था, जो इसको जूनागढ़ के नवाब ने शासित कर लिया था, उसको हथिया लिया था अपने सैनिक बल पर, उसको जो है भारत ने सैनिक भेज के उसको फिर से अपना कब्जा में ले लिया। ठीक है, वो दोनों जो था बारवाड़ी करके कुछ था, बारबियाड और मंगलोर जो था उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब क्या प्रतिक्रिया था, पाकिस्तान भारतीय सेनाओं को जिन्ना साहब का कहा कि भारतीय सेनाओं को आप लोग वापस ले लीजिए और जनमत संग्रह आप करा सकते हैं। लेकिन जानता था भारत कि इसको वापस ले लेंगे तो फिर पाकिस्तानी सेना यहाँ घुस जाएगी और फिर हमें दिक्कत होगी। तो इसको क्या करा गया,
भारत ने खारिज कर दिया कि हम लोग सेना को वापस नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा जनमत संग्रह। तो 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का अदालत सरकार जो था उसने क्या किया, प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। कहा कि ऐसा ठीक है, जनमत संग्रह करा लीजिए। और 7 नवंबर 1947 को क्या कहा कि अपने हाथ में ले लीजिए, हम लोग को अब प्रशासन कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाब भुट्टो सुप्रसिद्ध जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय किया कि आइए यहाँ पे जो है क्या निष्कर्ष निकलती है, निकालिए। ठीक है, फिर फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया था, 1948 को। ठीक है, जनमत संग्रह कराया गया। अब जानते ही हैं, जो कि लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय हो गया। 80% हिंदू थी तो होना ही था। तो समझ में आ गया होगा कि जूनागढ़ को किस प्रकार जो है भारत में विलय कराया गया। अब हम लोग जानेंगे कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो कश्मीर क्या थी, कश्मीर का क्या इशू है, इसके बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में भी है कश्मीर काफ़ी, इसके बारे में जानेंगे। एक ऐसी रियासत थी यह कश्मीर जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि राजा हिंदू था, हरि सिंह जिसका नाम था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया, कोई पत्र में निर्णय नहीं लिया और मौन स्थिति रखा। ठीक है, क्या हुआ, इसी दौरान पाकिस्तान के सैनिक एवं हथियार से लैस आदिवासी ने कश्मीर घुसपैठ पर कर हमला कर दिया। ठीक है, आदिवासी कुछ थे, उन लोग जो है हथियार था उन लोग पास, उन लोगों ने भी हमला कर दिया और पाकिस्तानी सैनिक ने भी हमला कर दिया। ठीक है, अब महाराजा ने भारत सरकार से मदद अपील की। कौन, हरि सिंह। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि हमें मदद चाहिए। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे उसने शेख अब्दुल्ला को कहा कि जाओ हेल्प लेके आओ दिल्ली से। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसके तहत संचार, रक्षा, विदेशी मामलों पर भारत सरकार के अधीनस्थ क्षेत्र लगाया गया। ठीक है, अधीनस्थ क्षेत्र में लाया गया, यानी कि इसको भी ले लिया गया। अब क्या हुआ, इसके तहत जो है संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों पर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। किसको, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। लेकिन इसमें कुछ उसको दिया गया था, 370 भी देख सकते हैं उसको। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की। लोकप्रिय सरकार मतलब जो है लोकतांत्रिक थी, जो प्रजा से जो है खुश थी और प्रजा द्वारा ही चुनी गई सरकार थी। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। वहाँ की अलग संविधान दी गई, 370 आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अभी यहीं के लिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का एकीकरण किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय अलग हुआ, उसकी कितनी चुनौतियाँ थी, उसको किस प्रकार हल किया गया। और इस सारे पॉइंट को अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, राज्य का पहले लिखते हैं, उसमें समस्या क्या आई उसको लिखते हैं, उसके बाद उसका समाधान देकर डैश देकर लिखते हैं, तो आपको 1 नंबर भी नहीं छूटेगा और 20 नंबर आपकी पूरी तरह से हो जाएगी यहाँ से कवर। और काफ़ी जो है ये जो है एसएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और कई सारे एग्जामों में भी ये जो है एकीकरण के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि अभी जो हमारे भारत है इसमें कितनी सारी संघर्ष हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों लौह पुरुष कहा गया, ये आप लोगों को भली भांति समझ में अब आ रही होगी। ठीक है, तो ये है अभी हमारा वर्तमान देश और ये सब भी है। एक अगर पूर्ण मैप की बात करें हम इंडिया की, तो केवल इतना ही नहीं कह सकते हैं, यहाँ भी हमें ऐड करना होगा, तभी यह एक पूर्ण मैप की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते होंगे, हमें सब्सक्राइब भी कर लें। सेमेस्टर से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ होगी यहाँ पे दी जाएगी, एसएससी से जुड़ी जानकारियाँ यहाँ पे दी जाएगी। आप लोग इससे जुड़े रहें, चैनल को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आप लोग को अगर कोई भी वीडियो गई या फिर नई आई तो आप लोग आराम से इसका जो है सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। हैव अ गुड डे ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।